हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 11 में बायोलॉजी विषय में उसी के आगे आज नया चैप्टर यानी नया टॉपिक है जीवाणुओं में लैंगिक जनन। अभी तक हम लोगों ने जीवाणुओं में अलैंगिक जनन पढ़ते आए हैं, लेकिन आज हम लैंगिक जनन की शुरुआत करते हैं कि लैंगिक जनन किस प्रकार होता है जीवाणु में और कितनी विधियां हैं लैंगिक जनन की। तो देखिए, आइए आज का टॉपिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, जीवाणुओं में लैंगिक जनन। देखिए क्या होता है कि जो सामान्यता जीवधारी हैं, जो सामान्य जीवधारी हैं जिनमें लैंगिक जनन की क्रिया संपन्न होती है, उस प्रकार से जीवाणुओं में लैंगिक जनन की क्रिया नहीं होती है। इसमें कुछ एक विशेष प्रकार से होती है और वो यहाँ पर लिखा गया है, हम आपको समझाते हैं। जीवाणुओं में यूकैरियोटिक जीवधारियों के समान, यानी जो जीवाणुओं की कोशिका होती है उसमें यूकैरियोटिक जीवधारियों के समान लैंगिक जनन की क्रिया नहीं होती है। यानी जो आपके यूकैरियोटिक जीवधारी हैं उनमें लैंगिक जनन की क्रिया जो है जीवाणुओं में जो है यूकैरियोटिक जीवधारियों के जैसी नहीं होती है। जीवाणु कोशिकाओं में, यानी जीवाणु कोशिकाओं में क्या होता है, आनुवंशिक पदार्थ एक कोशिका से दूसरी कोशिका में क्षैतिज रूप से स्थानांतरित होता है। यही एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है कि इसमें लैंगिक जनन की क्रिया जो है वो जीवधारियों के समान नहीं होती है, परंतु इसमें क्या होता है, जो आनुवंशिक पदार्थ है यानी कि आपका जो डीएनए है, वो डीएनए एक कोशिका से दूसरी कोशिका में क्षैतिज रूप से स्थानांतरित होता है। यानी जीवाणु की कोशिका में डीएनए आनुवंशिक पदार्थ का क्षैतिज रूप में एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जाना या स्थानांतरित होना ही लैंगिक जनन कहलाता है। ये हम जीवाणुओं की बात कर रहे हैं, यानी जीवाणुओं में लैंगिक जनन कहलाता है। जबकि यूकैरियोटिक जीवधारियों में लैंगिक जनन इस प्रकार नहीं होता है। इसीलिए कहा गया है कि जीवाणुओं में यूकैरियोटिक जीवधारियों के समान लैंगिक जनन की क्रिया नहीं होती है, जबकि जीवाणु की कोशिका में जो आनुवंशिक पदार्थ है वो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में क्षैतिज रूप में स्थानांतरित होता है। देखिए क्या है, अब जीवाणु कोशिका में, क्योंकि इसके पहले जो कुछ वैज्ञानिक थे वो जीवाणु में नहीं मानते थे लैंगिक जनन होता है, यानी वो ये नहीं मान रहे थे। वो उन्होंने केवल ये सिद्ध किया था कि जीवाणु में अलैंगिक जनन ही होता है, जबकि लैंगिक जनन भी सिद्ध करके बताया गया। वो वैज्ञानिक थे लैडरबर्ग एवं टॉटम, यानी लैडरबर्ग एवं टॉटम ने सिद्ध किया कि जीवाणु में लैंगिक जनन होता है। और जीवाणु में लैंगिक जनन सिद्ध करने के लिए लैडरबर्ग एवं टॉटम को नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ, यानी इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला। तो जब इन्होंने सिद्ध कर दिया कि इसमें जीवाणु में जो है जीवाणु की कोशिका में लैंगिक जनन होता है, तो उसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला। तो ये वैज्ञानिक का नाम याद रखना है, लैडरबर्ग एवं टॉटम ने सिद्ध किया था। और ये याद रखना है कि जीवाणु की कोशिका में लैंगिक जनन किस प्रकार होता है। तो आप एक लाइन में लिखा है कि जीवाणु कोशिकाओं में आनुवंशिक पदार्थ एक कोशिका से दूसरी कोशिका में क्षैतिज रूप में स्थानांतरित होता है। इससे आप आसानी से समझ जाओगे। अब जीवाणुओं में लैंगिक जनन आपको हमने बताया है 3 प्रकार से हो सकता है, यानी इसको सिद्ध करने के लिए 3 विधियों का प्रयोग किया गया है। तो जिसमें आपका रूपांतरण द्वारा जनन, पारक्रमण द्वारा जनन, ऐसे आपको बताया है। तो जिसमें से आज हम पहली विधि रूपांतरण द्वारा जनन, यानी जो
जीवाणुओं में लैंगिक जनन की पहली विधि रूपांतरण द्वारा जनन यानी बाई ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा कैसे जनन होता है वो हम आज पढ़ते हैं। और ये उधर आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है डायग्राम, उस डायग्राम के माध्यम से आसानी से समझेंगे। देखिए क्या है रूपांतरण यानी ट्रांसफॉर्मेशन। इस विधि में जीवाणु कोशिका संवर्धन यानी कल्चर क्या होता है यानी किसी के ऊपर इम्प्लांट करके जो है उसका डीएनए स्थानांतरित होता है, यानी एक कोशिका से दूसरी कोशिका में डीएनए का जाना। ठीक है, तो इस विधि में जीवाणु कोशिका संवर्धन यानी कल्चर माध्यम से आनुवंशिक पदार्थ को ग्रहण करके रूपांतरित हो जाती है, यानी एक संवर्धन का माध्यम होता है और आनुवंशिक पदार्थ को ग्रहण करके रूपांतरित हो जाती है। ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है रूपांतरण में, बस यही याद रखना है कि जीवाणु जो कोशिका है, जीवाणु कोशिका संवर्धन माध्यम से यानी कल्चर माध्यम से आनुवंशिक पदार्थ को ग्रहण करके रूपांतरित हो जाती है। ठीक है, अब रूपांतरित कैसे होती है वो प्रोसेस नीचे दी गई है। देखिए जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल्स लिया गया है डिप्लोकोकस निमोनी। डिप्लोकोकस निमोनी जो जीवाणु जो है इसके द्वारा न्यूमोनिया फैलता है। ठीक है, तो डिप्लोकोकस निमोनी जीवाणु की कैप्सूल रहित अनुग्र विभेद यानी नॉन वर्चुलेंट के संवर्धन में कैप्सूल युक्त उग्र विभेद कैप्सूल युक्त उग्र विभेद के मृत जीवाणुओं का आनुवंशिक पदार्थ डीएनए मिला देने पर अनुग्र विभेद कैप्सूल रहित जीवाणु कोशिकाएं डीएनए को ग्रहण करके कैप्सूल युक्त उग्र विभेद कोशिकाओं में रूपांतरित हो जाती हैं। अब ये लाइनें यहाँ पर बहुत टफ लग रही हैं, हम इन्हीं लाइनों को इस चित्र पर अच्छे से इम्प्लीमेंट करेंगे जिससे आसानी से समझ में आएगा। पहली लाइन थी, ये पहली लाइन को ही नीचे प्रोसेस में करके बताया गया है। पहली लाइन से कोई मतलब नहीं है, फिर भी हम कई बार बोल रहे हैं जिससे आपको आसानी से लर्न हो कि इस विधि में जीवाणु कोशिका संवर्धन यानी कल्चर माध्यम से आनुवंशिक पदार्थ को ग्रहण करके रूपांतरित हो जाती है। क्योंकि बस ये याद रखना है कि जो संवर्धन माध्यम है उसी माध्यम से आनुवंशिक पदार्थ को ग्रहण करके रूपांतरित होती है जीवाणु कोशिका। अब इसकी प्रोसेस है डिप्लोकोकस निमोनी जीवाणु यानी कैप्सूल रहित अनुग्र विभेद के यानी कैप्सूल रहित अनुग्र विभेद के संवर्धन में कैप्सूल युक्त उग्र विभेद के मृत कोशिकाओं का, यानी दो यहाँ पर काम कर रही हैं, जिसमें से आप देखिए ये आपका दिया गया है प्योर डीएनए फ्रॉम वर्चुलेंट कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये आपका था कैप्सूल युक्त उग्र विभेद, ये आपका स्ट्रक्चर है कैप्सूल युक्त उग्र विभेद, और इसी के साथ जीवाणु की कैप्सूल रहित अनुग्र विभेद, ये आपका स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर आप ऐसे भी बना सकते हो और हमने आपको ऐसे बना करके दिखाया है। यहाँ पर जगह की शॉर्टेज थी, इसलिए आप इसी डायग्राम को इस वेव्स में भी बना के रख सकते हो आसानी से समझने के लिए। तो जैसी ये लाइन है, ये दो लाइनें हैं, इन्हीं डायग्राम पर इंप्लीमेंट कर रहे हैं कि जीवाणु की कैप्सूल रहित अनुग्र विभेद यानी नॉन वर्चुलेंट, तो देखिए क्या है एब्रुलेंट बैक्टीरियम नॉन कैप्सुलेटेड यानी कि कैप्सूल रहित अनुग्र विभेद। उसके बाद में क्या चला गया, दूसरा क्या है कि संवर्धन में कैप्सूल युक्त उग्र विभेद के मृत जीवाणुओं का आनुवंशिक पदार्थ, तो प्योर डीएनए फ्रॉम वर्चुलेंट कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। ये कैसा है कैप्सूलेट यानी कैप्सूल रहित या कैप्सूल युक्त है, ये कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया है, इसलिए कैप्सूल युक्त उग्र विभेद यानी दोनों की जो है कोशिकाएं मिलकर के जीवाणुओं का आनुवंशिक पदार्थ डीएनए मिला देने पर
अनुग्र विभेद कैप्सूल रहित जीवाणु कोशिकाएं डीएनए को ग्रहण करके क्या करती हैं, कैप्सूल युक्त उग्र विभेद कोशिकाओं में रूपांतरित हो जाती हैं। तो क्या है कि जो अनुग्र विभेद कैप्सूल रहित जीवाणु कोशिकाएं हैं, इसके अंदर ये जो है ये कोशिकाएं और ये कैप्सूल अनुग्र विभेद कैप्सूल रहित जीवाणु कोशिकाएं दोनों के मिलने से जो है डीएनए ग्रहण होता है और डीएनए ग्रहण करके कैप्सूल युक्त उग्र विभेद कोशिकाएं रूपांतरित हो जाती हैं। वर्चुलेंट कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया, यानी ये कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया है। हमें ये याद रखना है कि इस कोशिका और इस कोशिका से मिलने से कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया यानी कैप्सूल युक्त बैक्टीरिया, कैप्सूल रहित जीवाणु कोशिका, कैप्सूल उग्र विभेद कोशिकाओं रूपांतरित हो जाती हैं, कैप्सूल युक्त उग्र विभेद कोशिकाएं बदल जाती हैं। तो फिर से एक बार देखते हैं, ये लाइन थोड़ी मुश्किल है फिर भी हम आसानी से समझ रहे हैं। क्या था कि डिप्लोकोकस निमोनिस जीवाणु की कैप्सूल रहित अनुग्र विभेद यानी नॉन वर्चुलेंट, तो ये कैप्सूल रहित अनुग्र विभेद के संवर्धन में क्या होता है, कैप्सूल युक्त उग्र विभेद के मृत कोशिकाओं का आनुवंशिक पदार्थ यानी डीएनए मिला देने पर, तो क्या है कि कैप्सूल युक्त उग्र विभेद, ये आपका कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया है यानी कैप्सूल रहित उग्र विभेद के जीवाणु का आनुवंशिक पदार्थ यानी डीएनए दोनों की मिला देने पर अनुग्र विभेद कैप्सूल रहित जीवाणु कोशिकाएं, तो ये थी आपकी अनुग्र विभेद कैप्सूल रहित जीवाणु कोशिकाएं डीएनए को ग्रहण करके, यानी ये डीएनए को ग्रहण कर लेती है और डीएनए को ग्रहण करने के बाद कैप्सूल युक्त उग्र विभेद कोशिकाओं का निर्माण करती है या कैप्सूल युक्त उग्र विभेद कोशिकाओं में रूपांतरित हो जाती हैं। और इसी वर्चुलेंट कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया से दो नए, ये प्रोजेंसी माने संतति, तो दो नए कैप कह सकते हो वर्चुलेंट यानी दो उग्र विभेद कैप्सूल युक्त संतति का निर्माण हो जाता है। प्रोजेंसी माने संतति या संतान का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार जो है जीवाणुओं में लैंगिक जनन की क्रिया में रूपांतरण द्वारा लैंगिक संपन्न होता है यानी बाय ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमें बस इसमें दो शब्द याद रखने हैं कि जो कैप्सूल युक्त बैक्टीरिया के विभेद यानी कैप्सूल रहित अनुग्र विभेद और कैप्सूल युक्त उग्र विभेद के मृत जीवाणु मिलने पर आनुवंशिक पदार्थ मिलता है और आनुवंशिक पदार्थ मिलने के बाद जो है कैप्सूल युक्त उग्र विभेद कोशिकाएं निर्मित होती हैं। या आप इस सिस्टमैटिक भाषा में याद कर सकते हो तो आप इस सिस्टमैटिक भाषा में याद करिए, या आप अपनी भाषा में समझना चाह रहे हो तो आप अपनी भाषा में बस दो शब्द याद रखना है। जो ये हिंदी वर्जन है, ये इंग्लिश वर्जन लिखा हुआ है प्योर, ये आपका इसका पूरा लिखा है कि प्योर डीएनए, शुद्ध डीएनए फ्रॉम वर्चुलेंट कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया, यानी कैप्सूल कहाँ चला गया, कैप्सूल युक्त उग्र विभेद। उसके बाद में एविलिएंट बैक्टीरियम नॉन कैप्सुलेटेड, यानी यहां पर होगा अनुग्र, कहाँ चला गया, अनुग्र अनुग्र विभेद कैप्सूल रहित, ठीक है। और ये था आपका उग्र कैप्सूल युक्त बैक्टीरिया, जिसमें युक्त लगा होगा वो होगा कैप्सूल युक्त उग्र विभेद, और ये अनुग्र विभेद कैप्सूल रहित बैक्टीरिया के दोनों के मिलने से क्या होता है, आनुवंशिक पदार्थ पर अनुग्र विभेद कैप्सूल कोशिकाएं डीएनए को ग्रहण करके, यानी दोनों कोशिकाएं डीएनए को ग्रहण करके एक नया वर्चुलेंट कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया यानी कैप्सूल युक्त उग्र विभेद कोशिकाओं में रूपांतरित हो जाती हैं। और इसी वर्चुलेंटेड बैक्टीरिया से दो नए वर्चुलेंट कैप प्रोजेंसी यानी दो कैप्सूल युक्त संतति जीवाणु का निर्माण होता है या जीवाणु कोशिका का निर्माण होता है। तो ये इस प्रकार था जीवाणु में लैंगिक जनन में पहली विधि रूपांतरण द्वारा जनन यानी बाय ट्रांसफॉर्मेशन द्वारा जनन आज समाप्त हुआ। इसके बाद जो है अगला जनन पढ़ेंगे
पारक्रमण द्वारा, संयुग्मन द्वारा, 2 बचते हैं उनको आसानी से करेंगे। तो आज के लिए इतना ही था और आप इसको अच्छे से करना रूपांतरण द्वारा जनन, जिससे आसानी से समझ में आएगा।